वेलकम। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में, दैट मीन्स एसिड रेन और ओशियनिक एसिडिफिकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एसिड रेन का टॉपिक लेते हैं। एसिड रेन में कौन कौन से हमारे पास टॉपिक रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पीएच स्केल क्या होती है हमारे पास, एसिड रेट कौन कौन सी गैसेस की वजह से होती है उसके बारे में बात करेंगे। एसिड डिपोजिशन है वो कितने टाइप का होता है, एसिड रेन का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो किस तरह से फॉर्मेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। और एसिड रेन के जो हार्मफुल इफेक्ट होंगे उसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया में जो हमारे पास एसिड रेन के एरियाज है वो कौन कौन से हैं और उनको हम एसिड रेन को किस तरह से कंट्रोल करेंगे ये बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे ओशियनिक एसिडिफिकेशन। उसमें देखेंगे इफेक्ट ऑफ ओशियनिक एसिडिफिकेशन क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। ये सारा हम बात करने वाले हैं। तो ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हालांकि इन नोट्स के साथ जो इम्पोर्टेंट समझाया जाए चीज़ें, नोट्स तो भले ही प्रोवाइड कर दिया जाए लेकिन आपको इसको नोट करते हुए साथ में जाना है, क्योंकि सेल्फ नोट्स आपके लिए रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे तो वो साथ ही साथ नोट करते जाइएगा। तो हम बात करते हैं एसिड रेन की स्टार्ट। एसिड रेन का मतलब ये है कि आपके जो रेन हो रही है वो एसिडिक नेचर की हो रही हो, मतलब अम्लीय नेचर की हो रही हो वर्षा, तो उसको हम बोलते हैं एसिड नेचर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीएच स्केल क्या होती है, पीएच स्केल के बारे में जान लेते हैं, फिर एसिड और अम्लीय क्षारीय इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं और उसके बाद हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए ज़रा प्लीज़, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल जो होती है उससे हम ये मेजर कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है उसका नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है, मतलब अम्लीय है या क्षारीय है, एल्केलाइन भी बोलते हैं उसको। तो अम्लीय या क्षारीय अगर किसी भी सॉल्यूशन का नेचर पता करना हो तो उसके लिए हम कौन सी स्केल यूज़ करते हैं, पीएच स्केल यूज़ करते हैं। पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 14 तक, 0 से लेके कहाँ तक होती है, 14 तक होती है। अब हमारे पास यहाँ पर 0 से 14 में जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल हमारे पास कौन सा होता है, ये न्यूट्रल है मान लीजिए। तो ये न्यूट्रल जो है ये 7 पे रहता है। अगर कोई भी सॉल्यूशन जिसका पीएच 0 से 7 के बीच में वो अम्लीय होगा, दैट मीन्स कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। और अगर किसी सॉल्यूशन का नेचर अगर हमारे पास ग्रेटर देन 7 है तो वो बेसिक होगा, दैट मीन्स एल्केनाइन, दैट मीन्स क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई भी सॉल्यूशन अगर लेस देन 7 उसका पीएच है तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक, और ग्रेटर देन 7 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम बेसिक या क्षारीय बोलेंगे। तो 7 हमारे पास इसके लिए क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये पीएच स्केल कैसे कैलकुलेशन करती है, पीएच स्केल क्या करती है, सिंपली हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता करती है, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता करती है, उसके करस्पॉन्डिंग बता देती है कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर आगे हम देखें पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल में हमारे पास जो एसिडिक होता है, एसिडिक कैसे पता चलता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, तो उसके लिए हाइड्रोजन आयन जो है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन में क्या होगी, कमी आ जाती है। अगर हाइड्रोजन आयन में कमी आ जाती है तो हमारे पास सॉल्यूशन किस तरह का रहेगा, एसिडिक नेचर का रहेगा। तो अगर मान लीजिए एसिड रेन का क्या मतलब है, एसिड रेन का मतलब ये है ऐसी रेन जिसका अगर पीएच, एसिड रेन का मतलब क्या है वो लिख दीजिएगा प्लीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड रेन का मतलब ये है ऐसी रेन या बारिश जिसका पीएच जो है वो लेस देन 5.6 हो। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा मत बोलिएगा कि लेस देन 7 होते ही एसिडिक हो जाएगा, वो एसिडिक नहीं मानेंगे। अगर पीएच 5.6 से, मतलब ऐसा नहीं है कि एसिडिक नेचर हो तो वीकर नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो अगर आपके पास पीएच स्केल की वैल्यू, ऐसी रेन जिसकी पीएच स्केल की वैल्यू 5.6 से कम हो रही है उसको हम एसिड रेन बोलेंगे। अगर मान लीजिए पीएच ग्रेटर देन 5.6 है उसको हम नहीं बोलेंगे एसिड रेन, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एसिड रेन का मतलब क्या है हमारे पास, ठीक। अब देखते हैं कि ये एसिड रेन जो होती है वो कौन कौन सी गैसेस की वजह से होती है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होता है। एसिड रेन का मतलब सिंपल सी बात है कि बारिश हो रही है, बारिश में जो साथ में क्या हो रहा है, बारिश के साथ साथ एसिडिक कोई चीज़ें हैं वो मिल रही है, उसकी वजह से वहाँ हमारे पास रेन कैसी हो रही है, एसिडिक रेन हो रही है। अब उस एसिडिक रेन का पीएच कितना होगा, लेस देन 5.6 होगा तो हम उसको एसिड रेन बोलेंगे। लेस देन 7 मत बोलिएगा, हाँ वो स्केल अलग बात है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास
7 से 5.6 के बीच में एसिडिक नेचर रहता है, लेकिन वो क्या रहता है, वीक रहता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। 5.6 से कम रहेगा पीएच अगर, तो वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का रहेगा, तो वहाँ पर हमारे पास एसिड रेन बोलते हैं इसको। तो इसके लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस है वो हमारे पास रेस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस कौन कौन सी है? सबसे पहले है हमारे पास सल्फर ऑक्साइड ये, और दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, NO2 N2। प्लीज़ ध्यान से लिख दीजिएगा, इसके बारे में भी और डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब ये सल्फर ऑक्साइड जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये ह्यूमन मेड भी हो, ह्यूमन जनरेटेड मतलब एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकती है, या फिर नेचुरल भी हो सकती है, मतलब आर्टिफिशियल भी हो सकती है, नेचुरल भी जनरेट हो सकती है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों जनरेट नेचुरली कैसे होते हैं। नेचुरली ये दो तरीके से होते हैं। सल्फर ऑक्साइड जो है वो नेचुरली हमारे पास जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसकी वजह से होते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन उसकी वजह से आप देखोगे तो वहाँ पर आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट होती है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे जनरेट होती है नेचुरली ये लाइटनिंग की वजह से जनरेट होती है, बिजली गिरती है उसकी वजह से भी सल्फर डाइऑक्साइड जो नाइट्रोजन ऑक्साइड वो जनरेट होती है। तो नेचुरल दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो वॉल्केनिक इरप्शन है वो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए लाइटनिंग है। बाकी हमारे पास मैन मेड या फिर एंथ्रोपोजेनिक बहुत सारे जो आर्टिफिशियल तरीके हैं वो बहुत सारे हैं। अगर आप फॉसिल फ्यूल मतलब जलाते हो तो ये मेनली आपको कहाँ मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो थर्मल पावर प्लांट है कहीं पर भी वहाँ पर मिलेगा आपको। वहाँ पर कोल बर्न करते हो, कोल बर्न करने के कारण या फॉसिल फ्यूल है उसको बर्न कर रहे हो तो वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट होगी। इंडस्ट्रियल जितने भी सोर्सेज है, ठीक है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जहाँ पर किया जा रहा है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री है वो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा। और सीज एंड ओशियन, समुंदर और जो ओशियन है महासागर है वहाँ पर भी हमें सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेचुरली ये अवेलेबल रहता है। और डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थों का जो अगर डीकम्पोजिशन होगा वहाँ पर भी हमें सल्फर का कंटेंट मिलता है। तो ये जो है ये हमारे पास सोर्सेस है सल्फर डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हमें मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक कहाँ से मिलता है। बायोमास बर्निंग, फॉरेस्ट फायर, अगर जंगल में आग लग जाए, ओशियंस है, पावर प्लांट है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग है, लगभग हमारे पास सेम यहाँ पर सोर्सेज है नाइट्रोजन ऑक्साइड के। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखिएगा, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसिड रेन किसकी वजह से होती है? एसिड रेन पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं। नाइट्रोजन, हमारे पास नाइट्रोजन का यहाँ पर कंटेंट हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ध्यान रखिएगा। पूरा डिटेल से देख लेते हैं कौन कौन सी गैसेज है, फिर वापस क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इसके लिए रेस्पॉन्सिबल दो मेन गैसेज तो कौन कौन से, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तो मेन है हमारे पास। बाकी कौन कौन सी है, बाकी यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सल्फर हो गया हमारे पास SO2 से, नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या हो गया नाइट्रोजन, तीसरा है हमारे पास फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चौथा है क्लोरीन, ये सब एसिड रेन के कारण है, ठीक है। पांचवा है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, छठा है हमारे पास फॉस्फरिक एसिड, और सातवां है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होगी, CO2 की वजह से एसिड रेन नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट अलग नोट करके लिख दीजिएगा। CO2 इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। ग्रीन हाउस के लिए CO2 रेस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ पर एसिड रेन के लिए हमारे पास ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। कहीं तो CO2 को छोड़ दो बेचारी को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास बात करते हैं यहाँ पर क्या रहेगा। तो कुल मिला के ये पॉइंट आपको साथ में लिखने हैं नोट्स के अलावा कि इनकी वजह से हमारे पास ये एसिड रेन होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो अब हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है, एसिड रेन कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से नहीं होता है। यहाँ पर हमारे पास ओजोन दिया हुआ है, ओजोन का कंसंट्रेशन, ओजोन इनडायरेक्टली ओजोन रेस्पॉन्सिबल है, वो हम केमिकल रिएक्शन में देखेंगे, ठीक है, डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन गलत हो गया। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब हमारे पास
कार्बन डाइऑक्साइड आप बोलोगे सर ये जब हमारे पास रेन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बोनिक एसिड बनाती है, ठीक है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है किसके साथ, रेन वाटर के साथ, तो क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। लेकिन ये जो एसिडिक नेचर होगा इसका कैसा होगा, वीक होगा। मैंने आपको बताया pH लेस देन 7 होगा, लेकिन pH जो है वो लेस देन 5.6 नहीं होगा। जब तक कि pH हमारे पास 5.6 से कम नहीं हो उसको हम एसिडिक नहीं बोल सकते, ठीक है। ये नेचुरली स्लाइटली एसिडिक होता है तो एसिड रेन हम नहीं बोल सकते। तो बट दिस इज एनफ टू कॉल इट एसिड रेन यदि आपके पास pH किससे कम हो, 5.6 से कम हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। क्लियर। आगे हम देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट आगे डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास इसी क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला गया, अब नाइट्रोजन के जो कंटेंट है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं कि हमारे पास जो N2O और अगर NO कहीं लिखा हुआ है तो ये नाइट्रोजन से रिलेटेड है, लेकिन ये जो है न्यूट्रल रहते हैं। pH इसका कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है, 7 रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, नाइट्रोजन में N2O3, NO2 और N2O5 ये जो है एसिडिक नेचर के रहते हैं। तो आपके पास ऐसा नहीं कि कहीं पर भी नाइट्रोजन देखा और ये हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड का पार्ट है, इसका मतलब ये क्या है, एसिडिक नेचर का होगा, ऐसा नहीं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इट पॉइंट मस्ट बी नोटेड कि हमारे पास N2O और NO जो है वो कैसे रहते हैं, नेचर उनका न्यूट्रल रहता है। N2O3, NO2 और N2O5 जो है उनका नेचर एसिडिक रहता है, ठीक है। तो एसिडिक ऑक्साइड जब हमारे पास ये एसिडिक ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या जनरेट करते हैं, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रियस एसिड। ये जो नाइट्रिक एसिड बनता है HNO3 और HNO2। कुल मिला के बात ये है कि ये जो हमारे पास N2O3, NO2 और N2O5 किसके साथ रिएक्ट करते हैं, रेन वाटर के साथ। किसके साथ, रेन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, HNO3 और नाइट्रिक एसिड और हमारे पास नाइट्रियस एसिड बनेगा, जिसके कारण क्या होगा, एसिड रेन होगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड जो होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड ये हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड है, आर कंपैरेटिवली लेस एंड दे कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। द N2O एंड NO आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन कॉजिंग एसिड रेन। तो डायरेक्टली इन्वॉल्व कौन है हमारे पास, कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अब कंक्लूजन आ रहा है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे पास N2O और NO जो है न्यूट्रल होते हैं, किसमें pH इनका 7 होता है। ये डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉट डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ये इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनडायरेक्टली कैसे, नॉट डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, ये हमारे पास इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनडायरेक्टली कैसे रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, ये जो न्यूट्रल ऑक्साइड जो है ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर प्रोड्यूस हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी वजह से एसिड रेन हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये खुद डायरेक्टली एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑक्सीजन के साथ पहले ये कंबाइंड करेंगे, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डायरेक्टली क्या है, एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट नाइट्रोजन के बारे में क्लियर कर लीजिएगा, इससे आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को आप लाफिंग गैस भी बोलते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास जो एसिड रेन होती है या जो एसिड होता है वो किस तरह से डिपॉजिट होता है, उसके दो तरीके, एक तो वेट डिपोजिशन होता है और एक हमारे पास ड्राई डिपोजिशन होता है। मतलब एक सूखा डिपोजिशन होता है, एक गीला डिपोजिशन, इस तरह से बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं, देखिए जरा प्लीज डिटेल से समझते हैं। ये डायग्राम देखिए जरा प्लीज। हमने ये बोला कि अगर आप थर्मल पावर प्लांट है या फिर कुछ है आपके पास, तो वहाँ पर आपके पास ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट है या फिर फॉसिल फ्यूल बर्निंग कर रहे हो, तो वहाँ से आपके पास क्या जनरेट होगा, SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड आपके पास जनरेट होगा, NOx, ठीक है, ये जनरेट होगा। तो इसके कण कहीं कहीं अगर आपके पास
अर्थ के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ये जो कण होते हैं अर्थ की सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई डिपोजिशन। ठीक है, डायरेक्टली अर्थ की सरफेस पे आ गए। लेकिन यदि वो बारिश के साथ आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेट डिपोजिशन। मतलब उनका हमारे पास डिपोजिशन किस तरह से हो रहा है, वेट डिपोजिशन हो रहा है। तो एसिड जो है उसके एसिड तो बनेगा, एसिड कैसे बनेगा वो भी हम नाइट्रोजन के लिए तो देख ही चुके हैं, सल्फर के लिए भी देखेंगे अभी। तो कुल मिला के बात ये है, हमारे पास एसिड बनेगा तो एसिड का जो डिपोजिशन है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हमारे पास ड्राई डिपोजिशन हो, इसके जो कण हैं वो एसिड के वो डायरेक्ट अर्थ की सरफेस पे आ जाए, और एक बारिश के साथ आ जाए। ठीक है, दो तरीके हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोनों नुकसानदायक होते हैं। ड्राई है तो अगर पानी आएगा बारिश का उसके साथ जाएगा तो वो भी फसलों को और प्लांट्स को और हमारे पास ह्यूमन जितने भी है लिविंग बींग्स है उन सबको ये नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, कैसे नुकसान पहुंचाएगा वी विल डिस्कस इन डिटेल। लेकिन अभी देख रहे हैं कि एसिड रेन कैसे हो रही है, उसको समझिए ध्यान से प्लीज़। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आप देखोगे इस केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, SO2 और NO2 ये दोनों चले गए कहाँ पर, एयर में। एयर में चले गए, वहाँ पर इस तरह से थर्मल पावर प्लांट से निकल के फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से ऊपर चले गए। वहाँ पे इनका क्या हुआ, ओजोन की उपस्थिति की वजह से, ठीक है, वहाँ पे इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन की वजह से मतलब SO2 के साथ ऑक्सीडेशन हो गया इसका, तो यहाँ पे बन जाएगा H2SO4 और यहाँ पे बन जाएगा HNO3। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा नाइट्रिक एसिड। तो अल्टीमेटली SO2 और NOx का ऑक्सीडेशन की वजह से क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और एक बनता है नाइट्रिक एसिड। अब क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड अगर मान लीजिए उसके कण जो है थोड़े वेट वाले होते हैं तो वो डायरेक्टली ड्राई डिपोजिशन हो जाता है उनका। और अगर मान लीजिए इनमें आगे इस तरह से क्लाउड्स बने हुए हैं और वहाँ पर बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो यहाँ पर ये फिर ब्रेक हो जाते हैं दो पार्ट में, और दो पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं, वहाँ पर हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है और SO4-2 ये अलग हो जाते हैं। तो कुल मिला के बात ये है, हाइड्रोजन आयन जितने भी है वो अलग हो जाते हैं। और वेट डिपोजिशन में कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं, हाइड्रोजन प्लस, NH4 प्लस, NO3 और SO4-, ये हमारे पास चार हमारे पास जो है डिपोजिशन मिलते हैं एसिड रेन की वजह से। तो एसिड रेन की वजह से कौन कौन से केमिकल आएंगे वो ध्यान रखना। तो एसिड रेन के लिए कौन कौन से एसिड रेस्पॉन्सिबल है, एक तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा कौन सा है, नाइट्रिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा ऑक्सीजन O3 की उपस्थिति में, और NOx की वजह से हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से HNO3 नाइट्रिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हुए हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बेसिकली कितने स्टेप्स बोले गए, 6 स्टेप्स बोले गए एसिड रेन के। सबसे पहले क्या होता है, आप एटमॉस्फेयर में ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन जो है या तो नेचुरल तरीके से या ह्यूमन मेड सोर्सेज से भेजते हो एटमॉस्फेयर में। अब ये क्या करते हैं, या तो भारी कण जो होंगे ड्राई डिपोजिशन हो जाता है, या फिर क्या करेंगे, ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रहते हैं और एयर में ही रहते हैं। अब सनलाइट की उपस्थिति में सनलाइट क्या करता है, फोटो ऑक्सीडेंट्स मतलब सच एस ओजोन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ओजोन फिर क्या करता है, इनके साथ रिएक्ट करके, किनके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, टू प्रोड्यूस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है और नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है इन बाई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के कारण। अब जब हमारे पास बारिश होने वाली है तो बारिश बादल के नीचे अगर ये एसिड के कण रहेंगे तो एसिड रेन क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को अलग कर देगा और उसकी वजह से हमें कौन कौन से केमिकल मिलेंगे, सल्फेट मिलेगा, नाइट्रेट मिलेगा, अमोनियम मिलेगा एंड हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास वेट डिपोजिशन की तरह हमारे पास कहाँ, अर्थ पे मिल जाएंगे, ग्राउंड सरफेस पे आएंगे। अब इनका यहाँ पे आने की वजह से क्या नुकसान होंगे वो डिस्कस करने वाले हम। ठीक है, देखिए जरा प्लीज, नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं, सारा बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन के ऊपर इनका क्या इफेक्ट होता है, ह्यूमन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। देखिएगा, एसिड रेन की वजह से हमारे पास एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल
मतलब ज़मीन वाला पार्ट, अर्थ वाला पार्ट और पानी वाला पार्ट, दोनों अर्थ के जो पार्ट हैं वो इसके कारण अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ये हमारे पास बिल्डिंग है, जितने भी पुराने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सबको ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ह्यूमंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ह्यूमंस के इफेक्ट ये पड़ रहेगा कि हमारे पास ये आइज़ की विजिबिलिटी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है, स्किन में क्या हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, साथ ही साथ हमारे पास रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र को भी ये नुकसान पहुंचाता है। तो 3 तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है एसिड रेन, साथ ही साथ इसकी वजह से बहुत बेकार सी स्मेल आती है, और इरिटेशन ऑफ जो ये हमारे पास स्किन है उसके ऊपर एक तरह से इरिटेशन होता है हमारे पास, और साथ ही साथ हमारी विजिबिलिटी को भी ये रिड्यूस करता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके कुछ इफेक्ट इस तरह से होते हैं हमारे पास कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, पल्मोनरी एम्फाइसेमा इसके लिए ही रेस्पॉन्सिबल होता है, और कैंसर के लिए भी कई बार एसिड रेन की वजह से कैंसर भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑन ह्यूमंस के ऊपर कौन कौन सा इफेक्ट होता है। आगे देखते हैं हमारे पास सॉइल के ऊपर इफेक्ट क्या होगा हमारे पास। सॉइल में अब जैसे हमारे पास क्या हो गया, अगर ड्राई डिपोजिशन है तो बारिश का पानी आएगा तो उसके साथ साथ वो एसिड के साथ वो मिल जाएगा, तो भी सॉइल में वो मिलेगा। और अगर वेट डिपोजिशन है तो केमिकल आके सारे प्लांट के ऊपर गिर रहे हैं, मान लीजिए खेत है, वहाँ पर आपकी एसिड रेन हो गई तो एसिड वहाँ पर गिरेगा या केमिकल गिरेंगे तो वो क्या करते हैं, सॉइल के साथ मिल जाते हैं, और सॉइल में क्या करते हैं, लीचिंग करते हैं। लीचिंग का मतलब ये है कि सॉइल में जो हमारी फसल उगाते हैं ना, फसल उगाने के लिए जो न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं, पोषक तत्व हो जाते हैं, उनकी कमी हो जाती है वहाँ पर। तो अगर मान लीजिए पोषक तत्व ही नहीं बचेंगे हमारे पास, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट मीन्स पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हमारे पास वहाँ पर क्या हो जाता है कि हमारे पास जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जरा प्लीज़, लिखा हुआ है कि लीचिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स मेकिंग सॉइल इनफर्टाइल, सॉइल को जो है उपजाऊ भूमि को कैसा बना देता है, अनउपजाऊ बना देता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अमोनिया का जो सॉइल में वो इंक्रीजमेंट हो जाता है, लेकिन ड्यू टू ए डिक्रीज इन अदर न्यूट्रिएंट्स डिक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की रेट को भी ये कम करता है, और नाइट्रेट लेवल ऑफ द सॉइल, और सॉइल के नाइट्रेट लेवल को भी क्या कर देता है, कम करता है। तो हम जानते हैं कि नाइट्रेट कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास सॉइल के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो उसके लेवल को भी ये क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन सॉइल इज लेस इन इंडिया में बहुत कम है, बिकॉज इंडियन सॉइल्स आर मोस्टली एल्कलाइन, कैसी नेचर की है, एल्कलाइन नेचर की है, विद गुड बफरिंग एबिलिटी। तो कुल मिला के बात ये है, थोड़ा सा हमारे पास इंडिया के लिए ये अच्छी बात है कि हमारे पास इंडिया की जो सॉइल है वो एल्कलाइन नेचर की है, सारी नेचर की है, उसकी वजह से यहाँ पर इसकी बफरिंग एबिलिटी जो है अच्छी होती है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा इंडिया में नुकसान कम पहुँचाता है, बाकी एरिया में ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। अब समुद्र या फिर एक्वेटिक लाइफ सिस्टम पे, समुद्र के अंदर जो जीव है उनके ऊपर क्या नुकसान होता है वो देखते हैं हमारे पास। जो मान लीजिए फिश है, उनके स्पर्म्स होते हैं, या जो मेंढक वगैरह है या फ्रॉग्स है, उनके जो एग्स होते हैं वो क्या करते हैं, पीएच चेंजेस की वजह से सेंसिटिव होते हैं, उनके ऊपर भारी नुकसान होगा। जो एग्स होते हैं, जो जीव जंतु है एग्स दे रहे हैं, तो अगर मान लीजिए जो एसिड रेन हुई वो कहाँ जाके मिल गई, तालाब में मिल गई या फिर जाके समुद्र में मिल गई, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो जीव जंतु है उनके जो एग्स है वो पीएच चेंजेस की वजह से अफेक्टिव हो जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एसिड रेन जो है इनके जो स्पर्म्स वगैरह होते हैं उनको क्या कर देती है, ये फीमेल जो गेमेट्स होते हैं उनको भी अफेक्ट कर देती है, लाइफ साइकिल कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम होगा, तो कुल मिला के हमारे पास वहाँ पर जीव जंतु का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो ये बड़ी दिक्कत है, ठीक है। एसिड रेन जो है हमारे पास जो है माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं, जिसकी वजह से दे टर्न अनप्रोडक्टिव, उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। एसिड रेन can make metal bound on soils to be released into the aquatic environment। तो एसिड रेन की वजह से क्या होता है कि सॉइल पे जो मेटल होते हैं उसको क्या कर देते हैं कि अपने साथ ले जाके, या फिर उसका सॉइल एसिड रेन जो है मेटल को अपने साथ बाउंड कर देती है, और वो कहाँ चले जाते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, उसकी वजह से भी जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के जीव जंतु है वो उनको नुकसान पहुँचता है।
आगे देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑन टेरेस्ट्रियल लाइफ, मतलब यहाँ पर हमारे पास ज़मीनी क्षेत्र पे हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो प्लांट है उनकी पत्तियाँ और उनकी में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कम हो जाती है एसिड रेन की वजह से। साथ ही साथ हमारे पास जो सॉइल है उसमें हमारे पास कई जो हैवी मेटल्स है, एल्यूमिनियम है, लेड है, मरकरी है, इनका लीचिंग हो जाता है हैवी मेटल्स का। ये हैवी मेटल्स जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। मरकरी, एल्यूमिनियम, कैडमियम, लीड, है ना, ये सारे बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, चाहे फोना हो या फ्लोरा हो, किसी भी सिस्टम का हो, सबको ये नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी वजह से इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है एसिड रेन का, वाइल्ड लाइफ जो है वो लॉस होता है, अल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड हैबिटेट रिसोर्सेज, उसके ऊपर भी हमारे पास ये नुकसान होता है। कुल मिला के एसिड हम नहीं चाहते, लेकिन इंडिया में किस्मत से जो सॉइल है वो कैसी है, एल्कलाइन नेचर की है, तो उसके ऊपर कम इफेक्ट होता है हालांकि, लेकिन बाकी क्षेत्रों में इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये कुछ इसके इफ़ेक्ट्स है, ये आपको मालूम होने चाहिए। आगे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इफ़ेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है वो हम देखते हैं। पीएच जो है वो हमारे पास जैसे ऑप्टिमम पीएच जो भी बैक्टीरिया के लिए रहता है और प्रोटोजोआ के लिए रहता है वो पीएच 7 रहता है, ठीक है। बैक्टीरिया और जितने भी प्रोटोजोआ है उनके लिए जो रिक्वायर्ड ऑप्टिमम पीएच है वो कितना रहना चाहिए, 7 रहना चाहिए। लेकिन जितने भी फंगस है, फंगई एलिमेंट है, वो उन सब के लिए पीएच जो है लेस देन 7 अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर मान लीजिए एसिडिक नेचर रह गया इन्वायरमेंट में, तो उसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया जितने भी होंगे वो कम हो जाएंगे, लेकिन फंगस का जो हमारे पास लेवल है वो बढ़ जाएगा। फंगस जो है हमारे पास इस नेचर में ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। इसकी वजह से हमारे पास जो मोस्ट ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे पास सारी इन्वायरमेंट को प्रेफर करते हैं, लेकिन उसकी वजह से इनमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर जो सॉइल है और वाटर है वो बैक्टीरिया बाउंड से किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, फंगी बाउंड की वजह से। और फंगस की वजह से आपके पास फसलों में कई तरह के रोग हो सकते हैं। आप देखोगे फंगस की वजह से बहुत सारे रोग लग जाते हैं फसलों में, तो वो हमारे पास इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और साथ ही साथ डिके इन द डिकम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरिया हमारे लिए किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बैक्टीरिया हमें साथ ही साथ डिकम्पोजिशन में बहुत हेल्प करते हैं। किसी भी चीज़ का, सॉइल का डिकम्पोजिशन हो, किसी भी चीज़ का डिकम्पोजिशन हो, वहाँ बैक्टीरिया बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर एसिड रेन होगी तो वहाँ पर हमारे पास बैक्टीरिया तो जीवित बचेंगे नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया को क्या चाहिए, या तो न्यूट्रल चाहिए या फिर ग्रीन ब्लू बैक्टीरिया, उनको कैसा चाहिए, सारी नेचर चाहिए। तो वहाँ पे बैक्टीरिया बचेंगे नहीं, कौन किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, हमारे पास वहाँ पर फंगस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और सॉइल फंगई बाउंड की हो जाएगी, तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत है हमारे पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है हमारे पास, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ एसिड रेन की वजह से आपने देखा होगा कि हमारे पास जो पुरानी बिल्डिंग्स है, मोन्यूमेंट्स है, उनकी मटेरियल है, उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे ताजमहल का एग्जाम्पल देखा होगा, ताजमहल में आगरा के पास इंडस्ट्रीज़ है बहुत सारी, वहाँ पे आगरा की जो ज़मीन है वहाँ पर आसपास वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, उसकी वजह से वहाँ पर एसिड जो है वो हवा जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो एसिड रेन होती है। एसिड रेन के कारण जो ताजमहल का जो चारों ओर का दीवार है उसमें थोड़ा सा एसिड रेन की वजह से फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। आप उसको ऑब्जर्व दोगे, हिस्ट्रिकल जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, डिस्कवरी में भी आपने देखा होगा, वहाँ पर देखने को ये मिलता है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास ये टेक्सटाइल है, आर्ट, एंशिएंट बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उन सब के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लाइमस्टोन है, मार्बल है, ये सारे जो है एसिड रेन से क्या होते हैं, हमारे पास एसिड रेन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही साथ ये स्मोक एंड सूट जो है ये कवर सच ऑब्जेक्ट्स, दे स्लोली dissolved and flake away from the surfaces because of acid fumes in the air। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास बिल्डिंग्स के ऊपर, जैसे एग्जांपल जो आपको पता है ताजमहल इन आगरा हैव सफर्ड फ्रॉम द एसिड रेन, इसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्बल कैंसर के नाम से भी जानते हैं। मार्बल कैंसर का मतलब मार्बल के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा दिक्कत, ये एसिड रेन का इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको ये हो गया हमारे पास मार्बल कैंसर। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास इफेक्ट है
एसिड रेन का ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, जो हमारे पास हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, फ्लोरा फिनोना के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, एक्वेटिक सिस्टम है वहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो एसिड रेन को रोकने के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो इंडिया में हमारे पास एसिड रेन के वैसे मोस्टली एरिया कौन कौन से, जो भी इंडस्ट्रियलाइज बेस्ड है, विकसित देश है जहाँ पर, वहाँ पर इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे आपके पास कनाडा है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। इंडिया में आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, इंडिया में आप देखोगे फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ एसिड रेन कैम फ्रॉम द बॉम्बे इन 1974। बॉम्बे से आपके पास 1974 में इसकी पहली रिपोर्ट आई थी। इंस्टेंट्स ऑफ एसिड रेन आर बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम मेट्रोपॉलिटिकल सिटी। जितनी भी मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज़ हैं वहाँ पर, जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, वहाँ पर एसिड रेन देखने को मिलेगा। सॉइल का पीएच कम हो जाता है। इट रिपोर्टेड फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल कर्नाटका और केरला, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। तो यहाँ पर आपको न्यूज़ भी देखने को मिलेगी कि जो सॉइल है उसका पीएच जो है कम हो गया। सॉइल का पीएच किसकी वजह से कम होगा, इंडिया में जो मोस्टली सॉइल है एल्कलाइन नेचर की, और पीएच किसकी वजह से कम होगा, एसिड रेन की वजह से। तो ये सारे फैक्टर देखने को मिल रहे हैं, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी ये सारे फैक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि एसिड रेन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एसिड रेन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट है कि यूज़ ऑफ लो सल्फर फ्यूल, नेचुरल गैस और वास्ट कोयल, केमिकल वॉशिंग ऑफ पल्वराइज्ड कोयल एंड थर्मल प्लांट रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एसिड रेन। देखो आपको एक बात बताते हैं, हमारे पास जो इंडिया में कोल है ना वो बहुत ही लो क्वालिटी का है। इंडिया में जो कोल यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में लो क्वालिटी का, उसमें सल्फर का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, और सल्फर का कंटेंट रहेगा तो एसिड रेन होगा। थर्मल पावर प्लांट से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा एसिड रेन होगा। तो वहाँ पे जब उस कोल को यूज़ किया जाए तो उसको केमिकल प्रोसेस के तहत यूज़ किया जाए, लाइमस्टोन अगर उसमें डाल देते हैं तो सल्फर का कंटेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर केमिकल प्रोसेस करोगे, लाइमस्टोन डालोगे, सल्फर का कंटेंट कम हो जाएगा, तो वहाँ पर हमारे पास ये फ़ायदा मिलेगा। तो एसिड रेन को कंट्रोल करने के लिए लो सल्फर लेवल का आपको क्या यूज़ करना चाहिए, कोल यूज़ करना चाहिए। सेकंड है हमारे पास बफरिंग, द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग न्यूट्रलाइजिंग एजेंट टू द एसिफाइड वाटर टू इंक्रीज द पीएच, यूजुअली लाइम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कुल मिला के बाद ये जो भी एसिफाइड वाटर है उसमें हम क्या मिलाते हैं, लाइम की फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं, जिससे कि उसका पीएच लेवल है वापस बढ़ जाए, पीएच लेवल वापस बढ़ के नॉर्मल स्टेट में आ जाए। तो ये दो तरीके हमारे पास एसिड रेन कंट्रोल के बताए गए हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ ये जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो उसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारे पास एनवायरनमेंट पे इफेक्ट हो रहा है, हम हर एक टॉपिक में देख रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बगैर यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को अगर आप करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देश का नुकसान होना ही है। उसके लिए जो टीम होनी चाहिए वो बहुत ईमानदार होनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास एसिड रेन वगैरह को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने के लिए, जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम एनवायरनमेंट साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं ओशियनिक एसिडिफिकेशन के बारे में डिटेल से बात करते हैं। ओशियनिक एसिडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ये किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से यहाँ पर क्यों हो रहा है हमारे पास। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ह्यूमन एक्टिविटी से जितनी हम रिलीज़ करते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से, उसमें 30 से 40%, लगभग 1/3 जो है वो किसके साथ डिसॉल्व हो जाती है, जितने भी रिजर्वायर्स है या फिर लेक्स है या फिर हमारे पास जो रिवर्स है, ओशियंस है, इन सब में जाके ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जाके मिल जाती है। ठीक, कितना, जितना हमने रिलीज़ किया उसका 30 से 40%, क्योंकि ओशियन में, वाटर में इसको एब्जॉर्व करने की या फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, घुलनशील होती है। तो जो हमारे पास इसकी एबिलिटी होती है कि ये इसके साथ क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। साथ ही साथ इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है।
एक तो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ओशियनिक एसिडिफिकेशन भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, यहाँ पर हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर इसका जो पीएच होगा वो किससे लेस होगा, 7 से लेस होगा, लेस देन 7 होगा, तो वहाँ पर इसका नेचर कैसा होगा, ओशियन वाटर का नेचर होगा एसिड नेचर होगा। ओशियन वाटर जो है एसिड नेचर का हो जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिफिकेशन बोलेंगे, ओशियन एसिडिफिकेशन। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी वो भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा इसके बारे में और डिटेल से देख लेते हैं। कुल मिला के ये किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से ओशियन का जो वाटर है वो उसका पीएच है वो लेस देन 7 हो रहा है हमारे पास यहाँ पर। अब ध्यान से देखोगे तो हमारे पास इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एविल ट्विन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। एविल ट्विन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोबल वार्मिंग की तो पहले एक प्रॉब्लम हो ही रही थी हमारे पास, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास CO2 की प्रॉब्लम हमारे पास ये होगी ओशियनिक एसिडिफिकेशन। अब ओशियनिक एसिडिफिकेशन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जब CO2 वाटर के साथ मिक्स होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब ये जब कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स वापस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसकी वजह से एक चीज़ हमारे पास फॉर्मेशन निकलता है, बाइकार्बोनेट आयन निकलते हैं और हाइड्रोनम आयन निकलते हैं। ये क्या करते हैं, आयन जो है ओशियनिक एसिडिटी को बढ़ाते हैं, ओशियनिक एसिडिटी को बढ़ाते हैं। इनडायरेक्टली हमारे पास इस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास ओशियंस में क्या हो रहा है, पॉल्यूशंस हो रहा है। तो उसको उसके इफेक्ट को हम देखेंगे कि क्या होने वाला है यहाँ पर। अब हमारे पास ओशियनिक एसिडिफिकेशन का एक कारण तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। दूसरा कारण हमारे पास क्या है, दूसरा कारण है हमारे पास यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ओशियंस जो होते हैं उसकी जो ओशियंस की लेयर पे लार्ज प्लैंकटन, जो लार्ज प्लैंकटन मतलब प्लैंकटन का मतलब ये है जो हमारे पास छोटे छोटे जो समुद्री पौधे होते हैं या फिर जीव होते हैं उनको प्लैंकटन बोलते हैं। जू प्लैंकटन का मतलब छोटे छोटे समुद्री जीव, और फाइटो प्लैंकटन का मतलब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको हम फाइटो प्लैंकटन बोलते हैं। ये फाइटो प्लैंकटन को अगर इनको हम पोषक तत्व दे दें तो उसकी वजह से इनमें क्या होता है, ग्रोथ होने लगता है। तो यूट्रोफिकेशन का मतलब ये है कि किसी भी समुद्र में या ओशियन में अगर हम पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा दें तो उसकी वजह से इन प्लैंकटन का जो ग्रोथ है वो बढ़ने लग जाता है। और जब ये ग्रोथ बढ़ने लगता है तो ये जो है सी के अंदर क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। ये जो धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाते हैं, सी की जो अंडर लेयर है, ये समुद्र है, समुद्र की जो नीचे की लेयर है वहाँ पहुँच जाते हैं। ये जब इस तरह से कोलैप्स हो जाते हैं, कहाँ पे, समुद्र की लेयर पे पहुँच जाते हैं। इस तरह से पहुँच जाते हैं, उसके कारण क्या होता है कि ये हमारे पास जो बैक्टीरिया है, उसके कारण क्या होता है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है, जो एल्गे या शैवाल जो है उसके क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज इन सी वाटर ऑक्सीजन का कमी आ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, इंक्रीमेंट होने लगता है, ठीक है। अल्टीमेटली ऐसा बोलें कि जो हमारे पास इसके नीचे जाने से जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, शैवाल का या एल्गे का क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन कर देते हैं। उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो हमारे पास उसका पीएच कैसा हो जाएगा, हमारे पास एसिडिक पीएच हो जाएगा, और पीएच की कमी आ जाएगी तो ओशियन एसिडिफिकेशन होगा। तो ये दो कारण हमारे पास होते हैं। तो यूट्रोफिकेशन भी इसका कारण है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। अब हमारे पास ओशियन में अगर मान लीजिए एसिडिक नेचर रहेगा तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। हम जानते हैं कि हमने पहले भी बताया कि ओशियन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम जितना रिलीज़ कर रहे हैं उसका 1/3 जो है हम जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारा हम कहाँ भेज रहे हैं, ओशियन में भेज रहे हैं। उसकी वजह से क्या दिक्कत होने वाली है वो हम देखते हैं। पहली बात हमारे पास कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास अगर उसका इंक्रीमेंट हो रहा है तो बफरिंग कैपेसिटी जो है ओशियन की, वो नेचुरल बफरिंग कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, पहली बात हो जाएगा। दूसरा होता है हमारे पास कि जो एसिडिटी जो है
अगर मान लीजिए ओशियन में बढ़ती है तो मेटाबॉलिक रेट को ये क्या कर देती है, कम कर देती है, और इम्यून जो रेस्पॉन्स है उसको भी ये क्या कर देती है, कम करती है। तो जो समुद्र के जीव है उनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, साथ ही साथ मेटाबॉलिक मतलब हमारे पास मेटाबॉलिज्म होता है उसकी रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये दूसरा इफेक्ट होता है। साथ ही साथ ये जो सी वाटर कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बोनिक वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करती है, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करती है। तो ये जो हमारे पास पीएच लेवल में जो कमी हो जाती है उसकी वजह से कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन तो बढ़ जाता है, बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, लेकिन कार्बोनेट आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारे पास दिक्कत क्या होगी वो देखिए हम यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ पर दिक्कत हो रही है मेनली जो हमारे पास ओशियंस जितने भी सागर है वहाँ पे कोरल रीफ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोरल रीफ क्या होते हैं, छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं जो क्या करते हैं, छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं ये आपस में बायोलॉजिकली क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं और आपस में एक दूसरे को हेल्ड करके रखते हैं टुगेदर, साथ में ये ज्वाइन रहते हैं और यहाँ एक लेयर बना देते हैं ओशियंस के ऊपर। इस तरह की क्या रिलीज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं और आपस में क्या करते हैं, एक लेयर बना के रहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि चारों ओशियन में चारों तरफ ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं कोरल रीफ बोलते हैं। अब ओशियनिक एसिडिफिकेशन की वजह से यहाँ पर हमारे पास कोरल रीफ को नुकसान पहुँच रहा है। कोरल रीफ को नुकसान पहुँचेगा, जितने भी कोरल रीफ को नुकसान पहुंचेगा तो जितने भी छोटे समुद्री जीव है जो इस पर डिपेंडेंट रहते हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, उनको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, उनको पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो उससे थोड़ी सी बड़ी मछली है उसको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, फिर उससे बड़ी मछली को पोषक तत्व नहीं मिलेगा। इस तरह से फूड चेन जितनी भी है वो सारी अफेक्टेड हो जाएगी। कोरल रीफ जो है समुद्री जीवों के प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, उनके इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो कोरल रीफ जो है, कोरल ब्लीचिंग होती है, कोरल रीफ जो है वो डैमेज हो रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। तो एसिडिटी इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है और कोरल ब्लीचिंग की वजह से हमारे पास ओशियनिक जितने भी जीव है उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत है हमारे पास। तो कुल मिला के बात ये है कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारे पास जैसे ये कुल मिला के बात ये है कि ये कोरल्स जो होते हैं ये आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। और जब हमारे पास जो ये बायोलॉजिकल कैल्शियम कार्बोनेट जनरेट करने की एबिलिटी होती है ये तब तक रहती है जब एसिडिक नेचर नहीं होता है। अगर मान लीजिए एसिडिक ओशियन का एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बायोलॉजिकल तरीके से ये जनरेट कर रहे हैं वो इनकी एबिलिटी नहीं रहेंगी, तो आपस में ये जुड़े हुए भी नहीं रहेंगे और कोरल रीफ क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है, उसका लगभग 90% जो है वो डैमेज हो गई है, वो कोरल ब्लीचिंग हो गई है। तो उसकी वजह से बहुत सारे जीवों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ओशियनिक एसिडिफिकेशन का ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। नेक्स्ट देख रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन ऑन क्लाउड फॉर्मेशन। कोरल पे इफेक्ट तो देख लिया हमने, लेकिन क्लाउड जो हमारे पास बारिश करवाते हैं वो हमारे पास उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ध्यान देने लायक है कि अगर मान लीजिए क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो बारिश नहीं हो पाएगी। तो क्लाउड फॉर्मेशन में ओशियनिक एसिडिफिकेशन का इफेक्ट कैसे पड़ेगा वो समझते हैं। जैसे क्या होता है हमारे पास कि कोई भी ओशियन है, ओशियन के अंदर जितने भी फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं, जो प्लैंक्टन जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, डीएमएस जनरेट करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, डीएमएस। डीएमएस का मतलब क्या होता है, डीएमएस का मतलब होता है हमारे पास डी मिथाइल सल्फाइड, ठीक है, ये फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस करते हैं। ये डी मिथाइल सल्फाइड क्या प्रोड्यूस करवाता है, सल्फर प्रोड्यूस करवाता है। ये सल्फर जो है ऊपर जाके सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है और सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ मिल जाता है, एरोसोल के साथ। किसके साथ, एरोसोल के साथ। अब एरोसोल का क्या रोल है, एरोसोल जो है क्लाउड फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अब ये क्लाउड फॉर्म करके, अब ये जितने भी क्लाउड फॉर्म हो गए यहाँ पर हमारे पास, अब ये क्लाउड क्या करते हैं, जो भी सन रेज आ रही है उनको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ताकि हमारे पास यहाँ पर अर्थ की जो कूलिंग है वो बनी रहे। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में ये क्लाउड फॉर्मेशन हेल्प करते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये प्रोसेस कैसे हो रही है कि ओशियन में हमारे पास जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं,
वो क्या करते हैं, क्या जनरेट करते हैं, डीएमएस जनरेट करते हैं। डीएमएस से क्या मिलता है, हमें सल्फर मिलता है। सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ मिल जाता है, एरोसेल के साथ। और एरोसेल का सीड जो फॉर्मेशन होता है वो क्या करता है, हमारे पास क्लाउड फॉर्मेशन करता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डीएमएस में कमी हो जाए, ठीक है, तो सल्फर की कमी हो जाएगी, एसिड के एरोसोल का सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, सीड फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये कब हो जाता है, ओशियन में एसिडिफिकेशन हो जाता है, तब हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास ओशियन में एसिडिफिकेशन होने की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। ये प्रोसेस है हमारे पास। तो इस प्रोसेस को आप समझ चुके होंगे। कुल मिला के बात ये है, हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट्स क्या है, हमारे पास पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एसिफाइड ओशियन वाटर जो है, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, छोटे छोटे समुद्री पौधे जो वो कम डीएमएस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से सल्फर में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्लाउड फॉर्मेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ग्लोबल टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग भी इसका रिजल्ट मिलेगा हमारे पास। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने सारे दुष्परिणाम हैं, आप देखने को मिल रहा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जितना कम किया जाए, इसका जो नेचुरल कंटेंट है उतना ही रखा जाए, उससे ज़्यादा नहीं रखा जाए। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारे पास वहाँ पर कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन के जो मेथड है वो बहुत काम आते हैं, ये बात ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग। आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग क्या होता है, इसका मतलब समझिएगा। जो हमारे पास ये क्लाउड्स है ना, ये क्लाउड्स में प्रिसिपिटेशन, जैसे रेन वगैरह कैसे होती है, रेन वगैरह तभी होती है जब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर रेन तभी होती है जो बड़े बड़े आइस क्रिस्टल होते हैं उनमें क्या होता है, ग्रोथ हो जाता है। न्यू आइस क्रिस्टल जो होते हैं वो या तो सुपर कूल्ड हो जाते हैं, या फिर हमारे पास इनमें जो ग्रोथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तब जाके रेनफॉल होती है। तो ये जो आइस क्रिस्टल में ग्रोथ कैसे होगा, ग्रोथ होने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, इसके जो अपर पार्ट है ना, क्लाउड्स के अपर पार्ट में यहाँ पर क्या किया जाता है, जो आर्टिफिशियल तरीके से सिल्वर आयोडाइड एरोसोल्स को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर पार्टिकल्स को इनको यहाँ पर लेफ्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इनसाइड के जो आइस पार्टिकल्स है, आइस क्रिस्टल है, उनमें क्या होगा, ग्रोथ होगा। और ग्रोथ होने के कारण क्या होता है, ये हमारे पास यहाँ पर रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो ये आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग का मेथड है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन इज इंक्रीजिंग, व्हाई इज दिस फिनोमेना इज कॉज ए कंसर्न। पहला पॉइंट, इसकी वजह से कैल्सियस फाइटोप्लैंक्टन विल बी एडवर्सली इफेक्टेड, पहला पॉइंट है। दूसरा, कोरल रीफ है वो भी अफेक्टेड होंगे। तीसरा हमारे पास यहाँ पर तीसरा है कि जितने भी फाइटोप्लैंक्टिक लार्वा है वो भी अफेक्टेड रहेंगे। क्लाउड सीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड वो भी अफेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि फाइटोप्लैंक्टन में कमी आती है जब हमारे पास कोरल रीफ हट जाएगी, ठीक है। कोरल रीफ हट जाएगी तो उसकी वजह से छोटे छोटे जो समुद्री जीव है या समुद्री पौधे हैं उनको नेचुरल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो उनमें कमी आएगी। उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन के लार्वा वगैरह वो भी अफेक्टेड रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्लाउड का फॉर्मेशन है वो भी नहीं होगा। कुल मिला के यहाँ पर चारों पॉइंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है विच ऑफ द गिवन अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास पॉइंट है, इसको आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर आगे देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।